Hello everyone, welcome back. We'll start the next lecture relating to your Consumer Protection Act of 2019. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं जो चीजें अभी तक अपन ने पढ़ी अंडर दिस एक्ट। कंज्यूमर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लॉ की जरूरत थी क्योंकि मार्केट में कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन, कंज्यूमर के साथ चीटिंग बढ़ती जा रही थी। सो इन ऑर्डर टू डू दैट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपने बनाया। नाउ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर किसी भी तरीके की अगर कंज्यूमर के साथ चीटिंग की गई है या फिर सेलर कोई भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट इशू कर रहा है या फिर कोई भी गलत तरीके का प्रोडक्ट सेलर का कंज्यूमर को बेचा गया है तो सेलर के अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है। अब कंज्यूमर अपनी शिकायत लेकर कहाँ जाएगा सर? सर कंज्यूमर अपनी शिकायत जो 3 फोरम्स बनाई गई है अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट वहां पर लेकर जाएगा। द फर्स्ट दैट इज एट द ग्रास रूट लेवल इज योर डिस्ट्रिक्ट फोरम। उसके बाद आती है अपने लिए स्टेट फोरम एंड उसके बाद आती है अपने लिए नेशनल फोरम। एंड अगर आप नेशनल फोरम के भी डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड चैलेंज द डिसीजन ऑफ योर नेशनल फोरम। अब डिस्ट्रिक्ट फोरम का प्रेसिडेंट वुड बी द जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। स्टेट फोरम का प्रेसिडेंट would be the judge of high court and national forum का president would be the judge of your supreme court। उसके अलावा अपन ने इनके tenures पढ़े थे। in case of district forum the tenure was 65 years और 5 years and reappointment का provision वहां पर था। स्टेट फोरम के अंदर अपन ने डिस्कस करा था 67 years और 5 years of tenure of the office whichever is earlier। इसमें रीअपॉइंटमेंट का प्रोविजन नहीं था। इन केस ऑफ नेशनल फोरम द टाइम लिमिट फॉर द प्रेसिडेंट वाज 70 years और 5 years ऑफ द ऑफिस टेन्योर एंड इसमें भी रीअपॉइंटमेंट का प्रोविजन आपके लिए नहीं था। अब कौन से फोरम में जाओगे दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटम ऑफ कंपेंसेशन दैट यू आर सीकिंग, यानी कितना लॉस आप क्लेम करना चाहते हैं फ्रॉम द कोर्ट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर सेलर। यानी आपको लगता है कि 1 करोड़ तक का नुकसान है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएंगे, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का नुकसान है तो आप स्टेट फोरम में जाएंगे एंड 10 करोड़ से ज्यादा का नुकसान है तो आप नेशनल फोरम में एक्शन लेंगे। तो ये चीजें अभी तक अपन ने डिस्कस करी थी। उसके अलावा अपन ने पढ़ा था कि अगर कोर्ट को लगता है, अगर फोरम्स को लगता है कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आप मीडिएशन में जाकर भी सॉल्व कर सकते हो, दैट इज दोनों पार्टीज मिलकर डिसाइड कर सकती है, एक मीडिएटर अपॉइंट करना एंड उसके पास ये केस रेफर होगा एमिकेबली यानी विदाउट गोइंग टू द कोर्ट, दैट इज ऑल्टरनेट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के थ्रू आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर अपन मीडिएशन के बारे में कुछ पढ़ेंगे एंड उससे रिलेटेड लास्ट में अपन समराइज करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे वुड बी योर मीडिएशन, दैट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर मीडिएशन सेल। स्टेट गवर्नमेंट to establish a consumer mediation cell। now consumer mediation cell establish क्यों की जाएगी? to be attached to each district commission and state commission of the state। further the central government also powers to establish consumer mediation cell to be attached to national commission and each of the regional branches। यानी हर लेवल पे दैट इज डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल फोरम के साथ साथ एक मीडिएशन सेल भी आप ओपन करके रखेंगे क्योंकि जितना कंपेंसेशन आप मांग रहे हैं, जितना लॉस आपको लगता है आपको हुआ है एंड जो आप फोरम में जाकर क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं एंड अगर फोरम को लगता है कि ये पर्टिकुलर मैटर मीडिएशन के थ्रू सॉल्व हो सकता है तो हर लेवल ऑफ फोरम दैट इज डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड सेंट्रल लेवल पे अपन ने अलग अलग मीडिएशन सेल बना दिए टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स दैट वुड बी देयर without bringing them to the commission। A consumer mediation cell shall consist of such person as may be prescribed। Every consumer mediation cell shall maintain a list of impaneled mediators। यानी कौन कौन से mediators है जिसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब impaneled mediator के अंदर ये हो जाता है आपके पैनल ऑफ mediators कौन कौन है। Now panel of mediators are decided on the basis of their qualifications and skills। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी उठाकर आप एक मीडिएटर की पोजीशन पे डाल देंगे। उस पर्सन को उस पर्टिकुलर फील्ड, उस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए।
a list of cases handled by the cell, record of the proceeding, any other matter as may be prescribed by the regulation. यानी ये सारी चीजें मीडिएशन सेल मेंटेन करेगा. दैट इज empowered mediators, यानी ऑप्शंस प्रोवाइड करोगे जिसमें से आप एक मीडिएटर को केस दे सकते हैं. लिस्ट ऑफ केसेस जो भी आपने हैंडल करे, उनकी प्रोसीडिंग्स किस तरीके से चली, एंड एनी अदर इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम, अगर जैसे जैसे चीजें चेंज होती जाएगी वैसे वैसे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द रेगुलेशन, जो भी और काम आपको दिए जाएंगे, जो भी और रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे, दैट यू हैव टू मेंटेन. Every consumer mediation cell shall submit a quarterly report to the district commission, state commission, national commission to which it is attached. यानी जो स्पॉन्सर्ड कमीशन आपके साथ बना हुआ है, यानी अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कमीशन के साथ रखा गया है या स्टेट के साथ रखा गया है या फिर नेशनल कमीशन के साथ अगर अटैच किया गया है, तो जिस भी वी कैन से कमीशन के साथ आप अटैच्ड है, उसको आप एक क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट करेंगे. नाउ इम्पैनलमेंट, जैसे अपन ने ऊपर पढ़ा कि किस इंसान को आप अपने पैनल में इंक्लूड कर सकते हो टू बी एज योर मीडिएटर. फॉर द पर्पस ऑफ मीडिएशन, द नेशनल कमीशन और द स्टेट कमीशन और द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, एज द केस में बी, shall prepare a panel of the mediators to be maintained by consumer mediation cell attached to it on the recommendation of selection committee consisting of president and a member of that commission. प्रेसिडेंट हर फोरम का अपन ने डिस्कस करा है, टुगेदर विद द वन मेंबर, मिलकर अपॉइंट कर सकते हैं इम्पैनल्ड मीडिएटर्स, यानी लिस्ट ऑफ मीडिएटर्स जो एक्ट करेंगे एज अ मीडिएटर अगर उस पर्टिकुलर वी कैन से फोरम से रिलेटेड कोई केस रेफर किया जाता है फॉर मीडिएशन पर्पस. The qualification and experience required for empanelment as mediator, the procedure, the manner of training, the fee payable, and the terms and conditions, the code of conduct, the grounds on which and the manner in which impaneled mediator shall be removed or impaneled can be cancelled, and other matters relating thereto, such may be specified by the regulations. यानी टाइम टू टाइम आप अपडेट करते रहेंगे. मोस्टली जिसके साथ आप अटैच्ड है, यानी जिस फोरम के साथ अटैच्ड है, उनके पास एक कॉमन पावर रहेगी. किससे रिलेटेड? अब रूल्स रेगुलेशन वुड बी अपडेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम रिलेटिंग टू क्या एक्सपीरियंस क्राइटेरिया रहना चाहिए, किस तरीके से अपॉइंट किए जाएंगे, किस तरीके से रिमूव किए जाएंगे, उनकी क्या फीस होगी, उनके क्या क्वालिफिकेशंस रहेंगे, क्या डिस्क्वालिफिकेशंस रहेंगे. नाउ डिस्क्वालिफिकेशंस मीन किन किन लोगों को एज अ मीडिएटर आप अपॉइंट नहीं कर सकते, किन सिचुएशंस में उनको नहीं कर सकते, या फिर रिमूवल एज द केस में भी. काफी टाइम ऐसा हो जाता है आपने एक पर्सन को मीडिएटर अपॉइंट कर दिया, बट दैट पर्टिकुलर पर्सन लेटर ऑन is no longer eligible to be the mediator. उसके खुद के अगेंस्ट में फॉर एग्जांपल कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, तो किस तरीके से आप उसको रिमूव करोगे, एवरीथिंग वुड बी स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशंस. The panel of mediator prepared under subsection 1 shall be valid for a period of 5 years, and the impaneled mediator shall be eligible to be considered for re-impanelment for another term subject to such conditions as may be specified by regulations. यानी जो भी पैनल बनेगा वो 5 साल के लिए वैलिड रहेगा. मोस्टली वही टेन्योर जो प्रेसिडेंट का भी रहेगा एक पर्टिकुलर फोरम के, क्योंकि वही प्रेसिडेंट टुगेदर विद अदर वन मेंबर आपको एक पैनल बना रहा है. तो जब उसका मोस्टली रिटायरमेंट होगा, सेम टाइम में आपका भी रिटायरमेंट होगा. एंड बट मीडिएटर के केस में, मीडिएशन पैनल के केस में एक चीज आ जाएगी कि 5 साल के बाद आपको रीअपॉइंट भी किया जा सकता है. रीअपॉइंटमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. नाउ nomination of mediators from panel, district, state and national commission shall, while nominating any person from the panel of mediator, consider his suitability for resolving the consumer dispute involved as a duty of mediator to disclose certain fact according to section 77 of the act. It shall be the duty of mediator to disclose. क्या क्या facts disclose करने वो यहाँ पर अपन को बताए गए हैं. Any personal, professional or financial interest in the outcome of consumer dispute, the circumstances which may give rise to justifiable doubt as to independence and impartiality, such facts as may be specified by regulation. Now for example, मैं एक मीडिएटर हूं, मेरे पास एक केस आया. अब केस आया एक अगेन
ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट में, एंड उस ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म से मेरा कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन है, एंड अब अगर केस मेरे पास आया एंड जेन्युइनली उस सेलर की गलती नहीं है, मैं कंज्यूमर के अगेंस्ट में डिसीजन देता हूं, एंड लेटर ऑन इट इज फाउंड दैट उस पर्टिकुलर ऑनलाइन सेलर का मैं कोई रिलेटिव हूं, या फिर मेरा कोई रिलेटिव उससे रिलेटेड पार्टी है, मोस्टली वी कैन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर मेरा उससे कोई रिलेशन प्रूव हो जाता है, तो एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसीलिए जब भी कोई भी केस आएगा आपके पास एज अ मीडिएटर, एंड इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल, प्रोफेशनल और पर्सनल इंटरेस्ट इन द आउटकम ऑफ द डिस्प्यूट, यानी जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी डिस्प्यूट मीडिएशन में आया, उसका जो भी रिजल्ट आएगा उससे मुझे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ फायदा हो रहा है, तो वो मुझे पहले ही बता देना पड़ेगा ताकि मुझे हटाया जा सके, क्योंकि बाद में फिर क्वेश्चन मार्क क्या आ जाएगा कि आपका इंटरेस्ट था, आपने ही केस सुना और आपने ही अपने फेवर में डिसीजन सुना दिया, तो दैट इज नॉट फेयर टू द अदर पार्टी। सो वो ना हो, इसके लिए जहां पे भी ऐसा कोई केस आता है, स्टार्टिंग ऑफ द केस इटसेल्फ आप ये सारी चीजें क्लियर कर दीजिए कि इससे आपका कोई रिलेशन है, ताकि आपको उस चीज से एक्सक्लूड किया जाए और बाकी इम्पार्शियली अपना काम कर सके। द सर्कमस्टांसेस विच में गिव टू अ जस्टिफाइबल डाउट, यानी ऐसे कोई रीजंस, ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस जो डेवलप हो सकते हैं जिससे आपकी इंडिपेंडेंस पे, आपकी इम्पार्शियलिटी पे क्वेश्चन मार्क आ जाए, तो आप वो पहले डिस्क्लोज कर दोगे। एंड एनी अदर फैक्ट्स एज मेंशन्ड बाय द रेगुलेशन, यानी अगर और भी कोई चीज बोली जाती है कि आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, तो आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। Next would be your replacement of mediator. Now in this particular scenario, we'll discuss कि क्या provisions हैं जिसके केस में मीडिएटर को रिप्लेस किया जा सकता है, तो ये अपन अच्छे से समझेंगे। नाउ रिप्लेसमेंट जैसा कि वर्ड सजेस्ट करता है, दैट इज एक मीडिएटर की जगह दूसरा मीडिएटर अपॉइंट करना। नाउ देयर इज रिप्लेसमेंट ऑफ मीडिएटर इन सर्टेन केसेस where the district commission or the state commission or the national commission, as the case may be, is satisfied on the information furnished by mediator, on the information received from other person including parties to the complaint, and after hearing the mediator it shall replace the mediator by another mediator। यानी या फिर मीडिएटर खुद रिक्वेस्ट कर रहा है, या फिर दोनों में से कोई एक पार्टी या दोनों पार्टीज मिलके रिक्वेस्ट कर रही है बाय अ कंप्लेंट इन राइटिंग कि एक पर्टिकुलर मीडिएटर को रिप्लेस कर देना चाहिए, दैट इज उसकी जगह किसी और मीडिएटर को अपॉइंट करना चाहिए। नाउ अगर पार्टीज कंप्लेन कर रही है, तो मीडिएटर को एक मौका दिया जाएगा, जो भी एलिगेशंस उसके अगेंस्ट में लगे हैं, जिस वजह से उसको पार्टीज रिप्लेस करने के लिए बोल रही हैं, उनका एक सेटिस्फैक्टरी जवाब देना। एंड इफ द कोर्ट थिंक्स फिट, इफ द मीडिएशन काउंसिल थिंक्स फिट, इट कैन रिप्लेस द मीडिएटर ऑल्सो। नाउ प्रोसीजर फॉर मीडिएशन किस तरीके से चलेगा? Section 79 states that mediation shall be held in the consumer mediation cell attached to district, state, or national commission, as the case may be. Where a consumer dispute is referred to mediation by district, state, or national commission, as the case may be, the mediator nominated by such commission shall have regard to the rights and obligation of the parties, the usage of trade, the circumstances giving rights to consumer dispute, and any other such relevant factor as he may deem fit necessary, shall be guided by the principle of natural justice, and while carrying out mediation, the mediator so nominated shall conduct mediation within such time and manner as may be specified by the regulations। अपन ने पढ़ा 3 से 5 महीने में तो कंज्यूमर फोरम्स ही अपना डिसीजन दे देती है, तो यूजुअली ऑल द टाइम इज नॉट मेंशन्ड, मीडिएशन में जाने से और जल्दी आपकी प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन होना चाहिए। व्हेन अ कंज्यूमर डिस्प्यूट इज रेफर्ड टू मीडिएशन, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, द मीडिएटर नॉमिनेटेड शैल हैव रिगार्ड टू द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज, यानी उसको समझ होनी चाहिए अबाउट द राइट्स, ऑब्लिगेशन, द यूजेज ऑफ ट्रेड। बेसिकली अपन ने जो पहले भी डिस्कस करा कि किसी भी इंसान को उठाकर आप मीडिएटर नहीं बनाएंगे, उसके पास सफिशिएंट रिक्वायर्ड नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उसको कंसिडर करेंगे टू बी एज अ मीडिएटर। तो वही चीज यहाँ पर अपन को बताई गई कि अगर यहाँ पर कहीं पे भी ऐसी कोई चीज होती है जिसमें आपको लगता है ऐसा कि एक पर्टिकुलर पर्सन को जो चीज समझनी चाहिए, उसके बेसिस पे ही आप प्रोसीजर में अंदर जाएंगे। दैट इज, if you understand the dispute, only then you are
good enough mediator, तो that is usage of trade if any, the circumstances giving rise to consumer dispute, यानी क्या कारण से ये dispute आया and इतना बढ़ गया कि इसको forum में आना पड़ा, and such other relevant factor as he may deem fit and he must be guided by the principle of natural justice, यानी सबको बराबर अधिकार दिया जाएगा अपना पक्ष बताने का, and लास्ट में वी कैन से इन एन अनबायस्ड मैनर, यानी किसी भी पार्टी की तरफ पार्शियल ना होते हुए वो अपने डिसीजन को सुनाएगा विद इन द लिमिटेड टाइम फ्रेम. नाउ सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन, if an agreement reached between the parties with respect to all the issues involved in consumer dispute or with respect to some of the issues, the terms of such agreement shall be reduced to writing accordingly and signed by the parties such dispute or their authorized representatives. The mediator shall prepare a settlement report of the settlement and forward the signed agreement along with such report to the concerned commission, जिसके साथ भी अटैच है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट था, चाहे वो स्टेट था, चाहे वो नेशनल था, where no agreement has been reached between the parties within the specified time, the mediator is of the opinion that settlement is not possible. He shall prepare the report accordingly and submit the same to the concerned commission. यानी जब भी डिस्प्यूट सॉल्व हो जाता है, जो भी मीडिएशन में आया है, मीडिएशन अब मीडिएटर अपनी एक रिपोर्ट बनाकर दैट वुड बी साइंड बाय बोथ द पार्टीज टू द डिस्प्यूट और देयर ऑथराइज्ड एजेंट, जो भी सेटलमेंट रिपोर्ट बनाएगा दैट शुड बी फॉरवर्डेड टू द कंसर्न्ड कमीशन, एंड जहां पर ये एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर हो जाना चाहिए, और जहां पर मीडिएटर्स को लगता है कि सेटलमेंट मीडिएशन के थ्रू तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो अकॉर्डिंगली वो रिपोर्ट बना के कि क्या प्रॉब्लम आ रही है जिस वजह से मीडिएशन में रिपोर्ट ये पर्टिकुलर केस सॉल्व नहीं हो पा रहा, वो रिपोर्ट फॉरवर्ड कर देगा टू द कंसर्न्ड कमीशन. नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग सेटलमेंट एंड पासिंग ऑफ ऑर्डर. The district commission or the state or national commission, as the case may be, shall within the 7 days from the receipt of settlement report, यानी mediation हुआ, settlement report बनी, 7 दिन के अंदर pass suitable order recording such settlement of consumer dispute and dispose of the matter accordingly. Solve हो गया, बात खत्म, record करके decision सुना देंगे, and solve नहीं हुआ तो reasons जानते हुए अगर उसको continue करना है तो continue करेंगे. Where the consumer dispute is settled only in part, सारी में से कुछ प्रॉब्लम्स मीडिएशन के थ्रू सॉल्व हो गई, द डिस्ट्रिक्ट स्टेट और नेशनल कमीशन एज द केस में बी शैल रिकॉर्ड द सेटलमेंट ऑफ द इश्यूज व्हिच हैव बीन सो सेटल्ड एंड कंटिन्यू टू हेयर विद इश्यूज इन्वॉल्व इन द कंज्यूमर डिस्प्यूट. आपकी 10 प्रॉब्लम्स थी, 5 सॉल्व हो गई, 5 का सेटलमेंट स्टेटमेंट के बेसिस पे आप एक डिसीजन दे देंगे, बाकी 5 की हियरिंग प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू करेगी इन द फोरम. Where the consumer dispute is not settled by mediation, अगर settle नहीं होता, the district, state and national commission, as the case may be, shall continue to hear all the issues involved in such consumer dispute. यानी जो भी प्रॉब्लम थी अगर उसमें से कुछ भी सेटल नहीं हुई तो सारी प्रॉब्लम्स की सुनवाई आप स्टार्ट करेंगे एंड कंटिन्यू करेंगे इन द नॉर्मल फोरम. नेक्स्ट इज योर प्रोडक्ट लायबिलिटी. अपन ने डिस्कस करा था क्या होती है ऑलरेडी. सेक्शन 6 कंटेन्स Section 82 to 87, Chapter 6 contains Section 82 to 87 to deal with product liability. According to Section 82 of the Chapter 6, shall apply to every claim for compensation under a product liability action by complainant for any harm caused by defective product manufactured by a manufactured by a product manufacturer or service by product service provider or sold by product seller. यानी ये सारी चीजें वी कैन से मैन्युफैक्चरर पे भी है, दैट इज प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर पे भी है, सर्विस प्रोवाइडर पे भी है एंड प्रोडक्ट सेलर पे भी है. मैन्युफैक्चरर, सेलर ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोवाइडर सब पे ये प्रोडक्ट लायबिलिटी एप्लीकेबल रहेगी. नाउ प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन क्या लिया जा सकता है? अ प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन में बी बॉट बाय कंप्लेनेंट अगेंस्ट द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर और सेलर एज द केस में बी फॉर एनी हार्म कॉज टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट. यानी खराब प्रोडक्ट के कंजम्पशन से अगर कंज्यूमर को कोई भी नुकसान हुआ है तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट में, प्रोडक्ट सेलर के अगेंस्ट में एंड सर्विस प्रोवाइडर एज द केस में भी उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकता है. अब लायबिलिटी क्या क्या रहेगी? लायबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर. सेक्शन 84 स्टेट्स दैट a product manufacturer shall be liable in the product liability action if the product contains manufacturing defect अगर है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर है
और उसमें अगर कोई डिफेक्ट पता चल जाता है या प्रूव हो जाता है, या फिर आपने लेबोरेटरी में, जैसे अपन ने डिस्कस करा था पहले भी, काफी केसेस ऐसे होते हैं जिसमें लेबोरेटरी में टेस्ट कराना कंपल्सरीली हो जाता है टू गेट टू अ रिजल्ट। कोर्ट को भी इतनी क्लैरिटी नहीं होती, तो उसके केस में क्लैरिटी के लिए आप एक्सपर्ट्स अपॉइंट करते हो, टेस्ट करवाते हो, एंड उसमें पता चला कि अगर एक प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था तो आपके अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है। द प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव इन डिजाइन, दैट इज उसकी डिजाइन जो होनी चाहिए थी वैसी नहीं है। देर इज डिविएशन फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशंस, यानी जो भी स्पेसिफिकेशंस मेंशन्ड थी उससे अलग आपका प्रोडक्ट दिख रहा है। नाउ द थर्ड पॉइंट जहां पर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर को लायबल ठहराया जा सकता है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, वाज देयर इज अ डिविएशन फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशंस। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट डज नॉट कंफर्म टू द एक्सप्रेस वारंटी। सी, वारंटी गारंटी ये अपन ने अपने बेसिक लेवल पे भी पढ़ा होगा, दैट इज एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों हो सकती है। यानी जो चीजें आपने कमिट करी है, दैट इज योर एक्सप्रेस वारंटी इन राइटिंग, अगर आप वो चीज भी डिलीवर नहीं कर पा रहे तो उसके केस में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी रहेगी। द प्रोडक्ट फेल्स टू कंटेन एडिक्वेट इंस्ट्रक्शंस ऑफ द करेक्ट यूजेज टू प्रिवेंट फ्रॉम एनी हार्म और वारंटी रिगार्डिंग इम्प्रॉपर और इनकरेक्ट यूजेज। यानी अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका यूजेज, सी बेसिकली कुछ चीजें ऐसी होती है जो अपन डे टू डे लाइफ में बहुत बार यूज करते हैं, तो उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो आपको पता होता है। बट काफी प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, दैट इज उनको इस्तेमाल करने का तरीका आपको नहीं आता, एंड गलत तरीके से इस्तेमाल करने की वजह से वो प्रोडक्ट खराब हो जाता है, आपको नुकसान पहुंचता है। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में इट इज द ड्यूटी ऑफ द मैन्युफैक्चरर टू मेंटेन और टू गिव विद द प्रोडक्ट प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस कि इस प्रोडक्ट को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एंड अगर ऐसा नहीं होता तो उसके केस में आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं। द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर शैल बी लायबल in a product liability action even if he proves that he was not negligent or fraudulent in making the express warranty of the product। यानी अगर वो कह देता है कि ऐसा प्रोडक्ट वारंटी जो भी है वो मेरी नॉलेज के बगैर प्रिंट कर दी गई थी, या गलत या फ्रॉड के इंटेंशन से उसने कुछ भी ऐसा किया, तो उसके केस में भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी यहाँ पर रहेगी, उसकी लायबिलिटी रहेगी, वो अपनी लायबिलिटी से भाग नहीं सकता। ये चीज अपन ने यहां तक समझी। Next is your liability of product service provider. Section 85 provides that product service provider shall be liable in a product liability action if the service provided by him was faulty, that is, service was not proper, it was imperfect, deficient, inadequate in quality, nature of manner of performance in which it was required to be provided by or under any law for time being in force और परसुएंट टू एनी कॉन्ट्रैक्ट और अदरवाइज। यानी जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन था या नॉर्मली जो यूजेज ऑफ ट्रेड के हिसाब से जिस तरीके से आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए थी, अगर आपने उस तरीके से सर्विस प्रोवाइड नहीं करी ढंग से, सो यू वुड बी लायबल फॉर द एक्शन दैट कैन बी टेकन अगेंस्ट यू। देयर वाज एन एक्ट ऑफ ओमिशन, दैट इज आपने कोई काम किया ही नहीं, और कमीशन और नेग्लिजेंस और कॉन्शियस विद होल्डिंग एनी इंफॉर्मेशन विच कॉज द हार्म। यानी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको पता था कोई चीज, आपने वो बताई नहीं या वो बात छुपाई जिस वजह से कंज्यूमर को नुकसान हुआ, उस पर्टिकुलर केस के अंदर आपके अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, द सर्विस प्रोवाइडर डज नॉट इशू एडिक्वेट इंस्ट्रक्शंस और वार्निंग टू प्रिवेंट एनी हार्म। यानी अगेन सेम, सेफ्टी मैनुअल्स या सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड नहीं थे कहीं पे भी। अगर आप कोई सर्विसेज कंज्यूम या सर्विसेज एक्सपीरियंस करने जाते हैं, दैट इज वेदर इट इज होटल सर्विस और रेस्टोरेंट सर्विस, एनी काइंड ऑफ सर्विस, वहां पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं, एंड देर आर सर्टेन इंस्ट्रक्शन दैट आर मैंडेटेड बाय लॉ, यानी वो लिखे हुए होना जरूरी है बाय लॉ। अगर ऐसा नहीं है या सर्विस से रिलेटेड कोई इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड होने चाहिए था, अगर वो मेंशन्ड नहीं है तो उसके केस में आपके अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है। द सर्विस डिड नॉट कंफर्म टू एक्सप्रेस वारंटी और द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यानी जो भी एक्सप्रेस वारंटी थी, रिटर्न में जो आपने वारंटीज दी थी, उससे अगर उसके अकॉर्डिंग अगर आपने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करी है तो उसके केस में यू वुड बी लायबल। नाउ मैन्युफैक्चरर अपन ने पढ़ा था, अब अपन पढ़ते हैं लायबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट सेलर। सेक्शन 86 states that a product seller who is not a product manufacturer
shall be liable in case of product liability action if he has exercised substantial control over designing, testing, manufacturing, packaging, labeling of the product that caused harm. आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो, बट आपके डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग बेसिकली वो प्रोडक्ट बनाया गया है जिस वजह से कंज्यूमर को नुकसान हुआ है, तो उसके केस में आप लायबल रहेंगे. He has altered or modified the product and such alteration modification was substantial factor in causing the harm. For example, मैन्युफैक्चर डेट कुछ और थी, मैन्युफैक्चरर की तरफ से उसने प्रॉपर एडिक्वेट डेट मेंशन करके दी थी. अब आप एक सेलर हैं, आपने प्रोडक्ट खरीदा. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी ऐसा प्रोडक्ट खरीदा जिसकी एक्सपायरी वॉज वी कैन से ऑन 5th ऑफ सितंबर, जो कि आने वाला है टीचर्स डे, 5th ऑफ सितंबर को उसकी एक्सपायरी थी. नाउ अगर प्रोडक्ट एक्सपायरी मेंशन्ड है, लॉ के अकॉर्डिंग भी मेंशन होनी चाहिए, देन इट इज गुड. अब हुआ ये, मैन्युफैक्चरर ने अपना काम पूरा किया, सेलर ने क्या करा, क्योंकि उसके पास बल्क स्टॉक पड़ा था, उसको लगा सामान एक्सपायर होने वाला है, कंपनी रिप्लेस करे नहीं पता, तो क्या करा उसने, उसने मैन्युफैक्चरिंग डेट या फिर अपन कह सकते हैं वी कैन से अगर एक्सपायरी डेट मेंशन है तो उस एक्सपायरी डेट को चेंज कर दी किसी भी तरीके से, या लेबलिंग आपने ही पूरी चेंज कर दी, कॉपी लेबलिंग बना के, या आपने सब चीजों को ऑल्टर कर दिया. लेटर ऑन इट इज फाउंड दैट यू आर द रीजन कि ये प्रोडक्ट ऑल्टरेशन हुआ, चेंज हुआ, जिस वजह से कंज्यूमर को नुकसान हुआ. और इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, पैकेज्ड प्रोडक्ट आपने मंगाया, उसको खोला, दूसरे इंफीरियर प्रोडक्ट्स के साथ मिक्स करा, हो सकता है उसको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं हो, फिर वापस उसको पैक्ड प्रोडक्ट के साथ पूरा सील पैक वापस आपने कर दिया एंड उसको मार्केट में बेच दिया. तो अगर ऐसी कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं जिससे ओरिजिनल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड जो चेंज आपने किया उस वजह से अगर कंज्यूमर को नुकसान हुआ, तो जिम्मेदारी सेलर की रहेगी, मैन्युफैक्चरर की यहां पर कोई भी गलती नहीं है. ही हैज मेड an express warranty of a product independent of any express warranty made by the manufacturer. यानी मैन्युफैक्चरर की तरफ से कोई वारंटी नहीं थी. ये यूजुअली इंडियन दुकानदार करते हैं, साहब कुछ भी हो जाए कंपनी छोड़ो, मैं बैठा हूं ना, एंड अगर वो राइटिंग में दे देता है, हाँ ठीक है 5 साल की वारंटी या 4 साल की वारंटी, जिसके केस में कंपनी ने कोई भी वारंटी नहीं दी थी, तो उसके केस में अगर वो वारंटी बोलने के बाद अगर नहीं दे पाता तो उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा. To such product failed to confirm to express warranty made by the product seller caused the harm to him. The product has been sold by him and the identity of product manufacturer of such product is not known, or if known, the service of notice or the process or warrant cannot be effected on him, or he is not subjected to the law which is in force in India or by order if any past cannot be enforced against him. यानी मैन्युफैक्चरर कोई ऐसा है जिसके अगेंस्ट में आप लीगल एक्शन नहीं ले सकते, या उसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस या प्रॉपर एड्रेस या कहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो आपको कुछ भी नहीं पता. अब उसके केस में क्योंकि आप सेलर हैं, आप जिम्मेदार ठहराए जाएंगे. He has failed to exercise reasonable care in assembling, inspecting, and maintaining such product, or he did not pass the warning or instruction of the product manufacturer regarding the danger involved, or proper usage of the product while selling such product, and such failure was proximate cause of the harm. यानी जो सेफ्टी आपको या सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस आपको बताने चाहिए थे या आपको इंटीमेट करने चाहिए थे, अगर आपने वो नहीं किए एंड उसकी वजह से अगर कंज्यूमर को कोई नुकसान हुआ, तो उसमें आपकी जिम्मेदारी रहेगी. मैन्युफैक्चरर ने आपको बोला था इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए, अगर आपने नहीं करी या आपको अलग से इंस्ट्रक्शंस कार्ड दिया था कि ये प्रोडक्ट बिके तब उसके साथ अटैच कर देना, वो आपने नहीं किया, तो अगर उसकी वजह से अगर कंज्यूमर को कोई नुकसान होता है तो उसके केस में आपकी जिम्मेदारी मानी जाएगी. अब उसके एक्सेप्शंस बताए गए हैं कि कब प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन बेसिकली अपन ने तीन हेडिंग्स के अंदर डिस्कस करा. मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट में, सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट में, एंड थर्ड अपन ने डिस्कस करा सेलर के अगेंस्ट में. नाउ एक्सेप्शंस यहां पर अपन को बताए गए हैं कब प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन नहीं लिया जा सकता. According to Section 87 of the Act, product liability action cannot be brought against the product seller if at the time of harm the product was misused, altered, or modified. In any such product action based on the failure to provide adequate warning instruction, the product shall not be liable if. Now, सिंपल भाषा में समझते हैं, टेक्निकल को छोड़ते हुए. अपन ने ये सुना होगा, आपने फॉर एग्जांपल एक कार खरीदी, कार के कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस कराए आउट ऑफ मार्केट दैट आर स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्टेड बाय द कंपनी. कंपनी ने मना किया हुआ है, कंपनी ने बता रखा है अगर आप ऐसे ऑल्टरेशन, फॉर एग्जांपल अगर आप
एडिशनल सीएनजी कंपनी के अलावा बाहर से कहीं से इंस्टॉल करा दें, या एलपीजी से गाड़ी चलाने के लिए अगर आप कोई किट सेटअप करा रहे हैं, उसके केस में आपकी वारंटी खत्म हो जाती है कंपनी की तरफ से, क्योंकि आपने मटेरियल ऑल्टरेशन कर दिया है, या फिर जैसा कंपनी के हिसाब से आपको प्रोडक्ट यूज करना चाहिए था, अगर आप उस तरीके से प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, आपने उसको चेंज करा, मिसयूज करा, ऑल्टर करा, तो उसके केस में सामने वाले की कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। अब वो सारी सिचुएशंस बताई गई है। Shall not be liable if the product was purchased by an employer for the use at workplace and the product manufacturer had provided warning and instruction to such employer. एम्प्लॉयर को बताया, एम्प्लॉयर ने अपने ऑफिस में कोई मशीन या कोई चीज सेटअप करी जिसके यूज से अगर वी कैन से ऑफिस स्टाफ को कुछ हुआ, आपने एम्प्लॉयर को बता दिया था, एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी थी अपने ऑफिस स्टाफ को बताना, उसने नहीं बताया, तो उसके केस में कंपनी की जिम्मेदारी नहीं रहेगी जो प्रोडक्ट बेच रहा है। द प्रोडक्ट वाज सोल्ड as a component or material to be used with another product and necessary warning and instructions were given by the product manufacturer to the purchaser of such component, but the harm was caused to the complainant by the use of end product in which such component or material was used. यानी आपने एक कंपोनेंट दिया, फाइनल प्रोडक्ट नहीं दिया, उसका एक पार्ट दिया, पार्ट उस प्रोडक्ट में इंस्टॉल हुआ, उस प्रोडक्ट की वजह से अगर कंज्यूमर को नुकसान हुआ तो पार्ट मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी नहीं बनती, क्योंकि आपने पार्ट बेचते टाइम सारी चीजें क्लियरली बता दी थी। द प्रोडक्ट वाज वन लीगली which was legally meant to be used or dispensed only by or under the supervision of expert or class of expert, and the product manufacturer had employed reasonable means to give warning instruction for the usage of such product to such expert or class of expert. यानी कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसके लिए टेक्नीशियन या एक्सपर्ट इंसान की जरूरत होती है, कंपनी ने आपको बता दिया था इसका जब भी पहली बार आप इस्तेमाल करेंगे या इसको यूजेज से पहले, अपन देखते हैं मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के केस में आपको डेमो के लिए भेजा जाता है स्टाफ फ्रॉम द कंपनीज एंड, ताकि आपको प्रॉपर्ली बता दिया जाए वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस यूज किस तरीके से किया जाना चाहिए। अब आपने अपनी होशियारी दिखाते हुए, अपने आप को डेढ़ होशियार समझते हुए उसको अपने आप यूज करने की कोशिश करी, जिस वजह से वो खराब हो गया, तो उसके केस में कंपनी की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। द कंप्लेन while using such product was under the influence of alcohol or any other prescription drug which has not been prescribed by the medicinal practitioner, यानी आपने जब उस प्रोडक्ट को यूज करा जिस वजह से आपको नुकसान हुआ, तब यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स और एनी अल्कोहलिक ड्रिंक, जब आप अपनी मेंटल कैपेसिटीज में नहीं थे प्रॉपरली, तो अगर तब आपको कोई नुकसान होता है तो उसके केस में मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। A product manufacturer shall not be liable for failure to instruct or warn about a danger which is obvious and commonly known to the user or consumer of such product, in which such user or consumer ought to have taking into action the characteristics of such product. For example, अपन को पता है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के ऊपर अगर पानी गिरेगा तो ऑब्वियसली उसके केस में उसकी कोई भी जिम्मेदारी, दैट इज द सेलर की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। तो ये कुछ ऐसी चीज है जो ऑब्वियसली आज की तारीख में सब लोगों को पता है। अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर शैल नॉट बी लायबल फॉर फेलियर टू इंस्ट्रक्ट और वार्न अबाउट द डेंजर विच इज ऑब्वियस और कॉमनली नोन टू द यूजर। आपको पता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस पे अगर पानी गिरेगा तो वो खराब ही होगा। पानी गिरा, खराब हुआ, आप सेलर के पास गए कि आपने मुझे बताया थोड़ी ना था। नाउ अब काफी चीजें वाटरप्रूफ आ गई सर, तो वाटरप्रूफ में भी अलग अलग रेटिंग्स है जिसमें क्लियरली मेंशन्ड होता है कितने टाइम तक, कितनी डेप्थ में आप इस चीज को पानी में डाल के रख सकते हो। उससे ज्यादा नेग्लिजेंस अगर आपके पार्ट पे रहता है तो उसके केस में सेलर की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। नेक्स्ट इज योर ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी व्हेन whosoever fails to comply with the direction of central authority under section 2021 shall be punished with imprisonment which may extend to 6 months or which may extend to 20 lakh rupees or both, यानी 6 महीने 20 लाख रुपए या दोनों। It may be noted that section 20 deals with the power of central authority to recall goods etc, and section 21 deals with the power of central authority to issue directions। Penalty against false or misleading advertisement। Now false और misleading advertisement होती क्या है? Now फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के केस में पनिशमेंट आपके अगेंस्ट में रह सकता है। नाउ फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, एनी मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर हु कॉजेज अ फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट टू बी मेड
which is prejudicial to the interest of consumer shall be punished with imprisonment which may extend to 2 years and a fine which may extend to 10 lakh rupees. ऊपर 6 महीने से लेकर 6 महीने और 20 lakh rupees here, 2 years and with a fine of 10 lakh rupees for every subsequent offense shall be punished with imprisonment of 5 years एंड फाइन में विच में एक्सटेंड टू 50 लाख रुपीज। अगर एक बार आपने ऐसा कोई ऑफेंस कमिट करा 2 साल 10 लाख रुपए। सब्सिक्वेंटली अगर आप बार बार ऐसी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट इशू कर रहे हैं तो उसके केस में 5 साल या 50 लाख रुपए तक का फाइन आपको देना पड़ सकता है। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट बेसिकली आपने कोई भी ऐसा एडवर्टीजमेंट निकाला जिसमें आपने प्रोडक्ट को गलत तरीके से डिस्क्राइब करा या फिर कुछ चीजें आपने ऐसी बोली एडवर्टीजमेंट में जिसको पूरा करने का आपका कोई भी इंटेंशन नहीं था। दीज ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट जो यहाँ पर अपन को बताई गई है। नेक्स्ट, that is your compliance cognizance of offense by court. No cognizance shall be taken by the competent court of any offense under section 88-89 on behalf of the complaint filed by central authority and the officer authorized by in its behalf. That is, next is your compounding. Any offense punishable under section 88-89 may either before or after the institution of prosecution be compounded on payment of such amount as may be prescribed. It may be noted that no compounding of such offense shall be made without the leave of the court before which the complaint has been filed. Further, the sum shall not in any case exceed the maximum amount of fine which may be imposed under the act. यानी कंपाउंडिंग करने के लिए आप फाइन के फॉर्म में पैसा ले सकते हैं, बट जो भी मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट है अंडर द एक्ट उससे ज्यादा आप फाइन चार्ज नहीं कर सकते फॉर कंपाउंडिंग. Central authority or any officer as the case may be specifically authorized by him in his behalf may compound offences. Now, a person who commits the same or similar offense within a period of 3 years from the date of first offense committed by him was compounded. Now, punishment for manufacturing, sale or storing, selling, distributing or importing products containing adulterant, that is कुछ खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचा, स्टोर करा, डिस्ट्रीब्यूट करा या इंपोर्ट करा, उसके केस में क्या पनिशमेंट हो सकती है. Provides that whosoever by himself or any other person on his behalf, that is उसका representative, manufactures for sales, stores, sells, distributes or imports any product containing an adulterant shall be punished if such act does not result in the injury or to the consumer with imprisonment for a term which may extend to 6 months and a fine 1 lakh rupees. अडल्टेड प्रोडक्ट आपने भेजा, खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट, मिक्स्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट, इंफीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट अगर आपने बेचा बट उससे कंज्यूमर को एज सच अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ, उसके केस में 6 महीने की सजा साथ ही साथ 1 लाख रुपए तक का फाइन. कॉजिंग इंजरी नॉट अमाउंटिंग टू ग्रीवियस हर्ट, तबीयत खराब हुई, ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ, इम्प्रिजनमेंट 1 साल तक का एंड फाइन विच में एक्सटेंड टू 3 लाख रुपीज. अब नुकसान हुआ और बहुत गहरा नुकसान हुआ, दैट इज ग्रीवियस हर्ट टू द कंज्यूमर, इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 years एंड फाइन विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज. अगर डेथ हो जाती है उस खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से, इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 7 years एंड which may extend to imprisonment for life यानी आजीवन कारावास and with a fine which shall not be less than 10 lakh rupees यानी 10 लाख रुपए तक का फाइन देना पड़ सकता है. नाउ अब अडल्ट्रेंट क्या होता है? मीन्स एनी मटेरियल including extraneous material which is employed or used for making the product unsafe. Grievous hurt shall mean the same meaning assigned to it under section 320 of the Indian Penal Code. Grievous hurt यानी बहुत सीरियसली आपको कोई नुकसान हुआ. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पेट खराब हो गया या आपको बुखार आ गया, दैट इज नॉट अ ग्रीवियस हर्ट. अगर आपका कोई ऑर्गन फेलियर हो गया, अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, दैट इज अ ग्रीवियस हर्ट. उसके केस में पेनल्टी ऑन इम्प्रिजनमेंट ज्यादा होगी. नेक्स्ट इज punishment for manufacturing, sale, storing, distributing or importing spurious goods. Section 91 provides that whoever by himself or any other person on his behalf manufactures, sells, stores, imports any spurious goods shall be punished. That is causing injury not amounting to grievous hurt. अगर कोई भी grievous hurt नहीं हुआ यानी कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ
तो उसके केस में यस, तो अगर कोई गहरा नुकसान नहीं हुआ तो उसके केस में द कंज्यूमर विद imprisonment for a term which may extend to 1 year, fine 3 lakhs, नुकसान हुआ, ग्रीवियस नहीं हुआ, रिजल्ट कॉजिंग इंजरी रिजल्टिंग इन ग्रीवियस हर्ट टू द कस्टमर, अगर ग्रीवियस यानी सीरियस नुकसान हुआ, विद imprisonment 7 years which may extend to 5 lakh, एंड डेथ के केस में इट इज 7 years लाइफ टाइम imprisonment और 10 लाख, ऑलमोस्ट सेम। नुकसान नहीं हुआ यहां पे अपन ने हटा दिया, नुकसान हुआ ग्रीवियस नहीं हुआ, नुकसान हुआ ग्रीवियस हुआ, एंड डेथ। अब स्पूरियस गुड्स क्या होते हैं? दैट इज दोज गुड्स विच आर इमिटेटेड गुड्स और कॉपीड गुड्स, या ओरिजिनल आप क्लेम कर रहे हो बट वो ओरिजिनल नहीं है। तो अगर इन गुड्स के केस में कुछ भी नुकसान हुआ तो उसके केस में क्या क्या क्रिमिनल एक्शंस आपके अगेंस्ट में हो सकते हैं, वो यहां पर अपन को बताया गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज अपन को बताए गए हैं। A hospital will not be liable if the hospital happens to be the government hospital. No fee is charged for consultation and treatment, but the token registration fee is charged. Now that is Indian Medical Association versus VP Sauta and others. Now इस केस में basically अपन समझना चाहेंगे, आपने फीस का पेमेंट करा टू द हॉस्पिटल, एंड अगर कुछ नुकसान हो जाता है उस दौरान जब पेशेंट हॉस्पिटल में है, तो यूजुअली हॉस्पिटल की जिम्मेदारी रहती है। अब अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल का केस है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपसे कोई भी कंसल्टेंसी फीस चार्ज नहीं कर रहा, कोई भी कंसल्टेशन फीस सॉरी चार्ज नहीं कर रहा, ट्रीटमेंट के लिए चार्ज नहीं कर रहा, जो टोकन रजिस्ट्रेशन 10 रुपए 20 रुपए, दैट इज द नॉमिनल अमाउंट इफ दे आर चार्जिंग, तो उसके केस में आप हॉस्पिटल के अगेंस्ट में एक्शन नहीं ले सकते, इवन दो यू आर अ कंज्यूमर। The tax paid by the person availing the service at the government hospital cannot be treated as a consideration. आप जो टैक्स का भुगतान कर रहे हो वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को कर रहे हो, गवर्नमेंट उस पैसे का इस्तेमाल किस तरीके से कर रही है दैट इज अप टू द गवर्नमेंट। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे टैक्स के पैसे से ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल चल रहा है तो मैं चार्जेस दे रहा हूं, दैट इज नॉट अकाउंटेबल और एक्सेप्टेबल इन द कोर्ट। Consideration or charge for the service rendered at the hospital, and such service though rendered free of charge would not cease to be because the person availing the service happen to be a tax payer। यानी अगर आप टैक्स पेयर है एंड आप पेमेंट कर रहे हैं टैक्स का, तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे टैक्स के पैसे से ही हॉस्पिटल चल रहा है तो मैंने पेमेंट करा है तो हॉस्पिटल की जिम्मेदारी होनी चाहिए। उपेंद्र जंग बहादुर गन्ना versus regional managers and other, the National Commission held that the tractor purchased primarily to till the land, that is agricultural activities के लिए अगर आपने ट्रैक्टर खरीदा, of the purchaser and let out on hire during the idle time of land to others would not amount to commercial use। यानी आपने जैसा डिस्कस करा कि कंज्यूमर कौन होगा, कंज्यूमर एक ऐसा पर्सन है जो गुड्स खरीद के खुद के कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल कर रहा है, रीसेल के लिए या फर्दर यूज के लिए अगर वीकेंड से यूज कर रहा है तो वो कंज्यूमर की कैटेगरी के अंदर अपन ने एक्सक्लूड करा था, रीसेलर्स यहाँ पर नहीं थे। कंज्यूमर कस्टमर का बेसिक डिफरेंस ही अपना यही था, तो यहाँ पर वही बताया गया, अगर आपने एक ट्रैक्टर खरीदा मोस्टली अपने जमीन पे काम करने के लिए और जब काम नहीं है उसको किराए पे कहीं और चला रहे हो तो वो कमर्शियल यूज के अंदर नहीं इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट, द स्टेट कमीशन हेल्ड दैट इन केस ऑफ ए Narsama versus LIC of India, the state commission held that the consumer includes any beneficiary of service other than the person who hires or avails the service for consideration. The widow being the beneficiary of such service is a consumer under the act entitled to be compensated for the loss suffered to her due to negligence of LIC. Now LIC of India जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी अब ये चीज आ गई कि मैंने LIC से इंश्योरेंस पॉलिसी ली है एंड उसके प्रीमियम का पेमेंट मैंने किया, मैंने नॉमिनी मेरी वाइफ को बनाया, एंड अगर मुझे कुछ हो जाता है बाद में LIC को पैसा देने की जिम्मेदारी बनती टू माय वाइफ, एंड लेटर ऑन इफ इट इज फाउंड दैट LIC मना कर देता ऑन द ग्राउंड दैट आप हमारे कस्टमर थोड़ी ना, कस्टमर जो थे वो तो निकल लिए। सो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो इट इज क्लियरली मेंशन्ड दैट अगर कोई सर्विस बेनिफिशियरी ऑफ अ सर्विस अदर देन अ पर्सन हु हायर्स द सर्विस फॉर कंसिडरेशन मैंने करा, सर्विस मैंने ली थी बट उसमें मेंशन था क्लियरली द बेनिफिशियरी कौन होगा उस पर्टिकुलर सर्विस का, तो उसके केस में आप डिनाई नहीं कर सकते फॉर गिविंग द राइट्स टू द पर्सन क्लेमिंग अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। सो अगर नॉमिनी अगर क्लेम करना चाहता है कुछ पैसा एंड डिले कर देता है अगर LIC इन दिस पर्टिकुलर केस,
तो उसको जो भी नुकसान हो उसके लिए LIC भरपाई करेगा, इवन दो डायरेक्टली दैट पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट अ कंज्यूमर। एप्लीकेंट हु मेयरली अप्लाइज फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज नॉट अ कंज्यूमर, क्योंकि अभी तक आपने एप्लीकेशन दी है, इन्विटेशन टू ऑफर, नॉट एन ऑफर, तो आप कंज्यूमर नहीं माने जाएंगे। पेमेंट ऑफ टैक्सेस इज नॉट हायरिंग ऑफ सर्विस, नो कंप्लेंट कैन बी लॉज्ड अगेंस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर फेलियर टू कैरी आउट स्टैट्यूटरी ड्यूटी ऑफ प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ ड्रेन्स एज अ पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर नॉट hiring services, that is Signet Corporation versus the Commissioner MCD Delhi, that is आप जो भी टैक्सेस का पेमेंट कर रहे हैं, लोकल टैक्सेस का पेमेंट कर रहे हैं, वो पेमेंट ऑफ टैक्सेस इज नॉट हायरिंग ऑफ सर्विसेज, यानी आपने उनकी सुविधाएं नहीं ली, आपने उनको सर्विसेज का पेमेंट नहीं किया, दैट वाज योर लीगल ऑब्लिगेशन। नो कंप्लेंट कैन बी लॉन्च्ड अगेंस्ट द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इवन दो आपके टैक्स से उनका घर चल रहा है, बट स्टिल इफ दे आर नॉट फुलफिलिंग देयर ड्यूटीज। अपन देखते हैं बारिश के टाइम में वाटर लॉगिंग हो जाती है, ड्रेन्स फुल हो जाते हैं, आप एज सच डायरेक्टली केस नहीं कर सकते, ऑल्दो इट इज देयर ड्यूटी, बट आप उनको फोर्स कर सकते हैं, आप उनको इस तरीके से केस नहीं कर सकते कि हमने टैक्स दिए, हमारे पैसे से ये सारी चीजें हो रही है, सो वी आर कंज्यूमर एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर उसके अगेंस्ट में केस नहीं होगा। हाँ, दूसरे एक्ट में केसेस हो सकते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आप कंज्यूमर यहां पर नहीं माने जाएंगे। It was अब now the cases of Arshad J. Shah versus LIC again. It is held that the premium is paid by a person to the agent of Life Insurance Corporation, but the agent does not deposit the premium. And during the period, if the death of the person take place, and then the defendant cannot claim the compensation on the ground that there was no deficiency on the service of part of LIC, in the view of the fact that the agent does not have either express or implied authority to collect the premium, वो आपके पास आपको एक सुविधा दे रहा है, प्रीमियम आपसे कलेक्ट करके लेकर जा रहा है, आप उसकी सुविधा का इस्तेमाल कर रहे हो। अब वहां कहीं पर भी अगर वो गलत काम कर देता है, LIC पॉलिसी बेचने के लिए एजेंट अपॉइंट करता है, पेमेंट आपको LIC को ही करना होता है, LIC कमीशन दे देगा एजेंट को, बट एजेंट क्या करते हैं, कस्टमर एक्वायर करने के लिए उनको कुछ एडिशनल प्रोमिस कर देते हैं। अब आपने कस्टमर से चेक ले लिया, LIC में जमा नहीं कराया, एंड उस दौरान अगर उस कंज्यूमर की डेथ हो गई, तो आप LIC से क्लेम नहीं ले सकते, क्योंकि कोई भी एक्सप्रेस या इंप्लाइड अथॉरिटी LIC ने नहीं दी अपने एजेंट्स को पेमेंट कलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज पर्सन बाइंग गुड्स फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अनदर प्रोडक्ट इज नॉट कंज्यूमर एज द गुड्स वर इंटेंडेड फॉर कमर्शियल पर्पस, जो अपन ने ऊपर ट्रैक्टर वाला केस भी देखा था, दैट इज द केस ऑफ राजीव मेटल वर्सेस MMTC। Ornament kept in bank locker were found lost through the certificate recorded by the custodian of the bank. Stated all lockers operated during the day had been checked and found properly logged. That is Punjab National Bank versus KB Shetty. That is, see, लॉकर यूजुअली जब भी आप एक्सेस करते हैं, लॉकर में जो भी चीजें रखते हैं आप बैंक को नहीं बताते। सो ऑर्नामेंट्स केप्ट इन द बैंक लॉकर वर फाउंड लॉस्ट ड्यूरिंग through though the certificate recorded by the custodian of the bank stated that all lockers operated during the day had been checked and found properly locked थे, उसके बाद भी अगर कोई चीज गुम हो जाती है, आप बैंक पे आरोप लगाना चाहते हैं, तो उसके केस में एज अ कंज्यूमर आप केस नहीं कर सकते। रीजन, क्योंकि जो भी सामान लॉकर में बैंक को नहीं पता। अब हुआ ये, आपने हो सकता है कुछ भी नहीं रखा, और लेटर ऑन यू ब्लेम इट ऑन द बैंक कि मेरे तो बैंक में इतने पैसे थे या इतना गोल्ड था, तो अब मुझे इसका कंपेंसेशन चाहिए, वो आपको नहीं मिल पाएगा। पार्किंग व्हीकल in parking lot on payment of parking charges is bailment. Person responsible for management of parking area is liable to make good the loss due to theft. That is Mahesh Enterprise versus अरुण कुमार गुम्बर। अब ये चीज हो जाती है, आपने पार्किंग एरिया में पार्किंग अपनी गाड़ी को पार्क करा, पेमेंट करा, बेलमेंट प्रोसेस है, यानी प्रोसेस आपने एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो सामान का पोजेशन किसी को दिया, वो काम पूरा होते हैं, यानी जब आपका काम पूरा हो जाएगा गाड़ी आप वापस ले जाएंगे, एंड जो भी पेमेंट है चार्जेस का वो आप कर देंगे। तो उस दौरान अगर कुछ भी लॉस होता है तो उसकी जिम्मेदारी पार्किंग वाले की रहेगी। फेलियर ऑफ रेलवेज टू चेक अनऑथराइज्ड पर्सन फ्रॉम एंटरिंग और ऑक्यूपाइंग फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट, एन प्रभाकरन वर्सेस जनरल मैनेजर सदर्न रेलवे मद्रास। दैट इज अगर टीटी या रेलवेज की जिम्मेदारी है सब चीजों को चेक करना, अगर वो नहीं करते, यू बीइंग द कंज्यूमर यू कैन फाइल द केस अगेंस्ट द रेलवेज। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स थ्रू कैरियर कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज फॉर कमर्शियल पर्पस एंड ट्रांसपोर्टर इज लायबल फॉर एनी डेफिशिएंसी इन द सर्विस। एक्सप्रेस गुड सर्विस वर्सेस स्टैंडर्ड टेक्सटाइल मिल्स।
अगर आपके घर का ट्रांसफर हो रहा है, आप कहीं ट्रांसफर हो रहे हैं, आप सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, आपने ट्रांसपोर्ट एजेंसी को हायर करा, उसने हैंडलिंग में या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान अगर सामान गुम कर दिया एंड उसका रिकॉर्ड है, तो उसके केस में आप उस पर्टिकुलर आदमी के अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हो। वो ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये कमर्शियल एक्टिविटी है, दैट वाज नॉट अलाउड, सो उसके केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। Selling an item double the price printed on the wrapper is an unfair trade practice. Kapil Mitra versus Priya Village Roadshow, New Delhi. That is most popularly known as your पीवीआर थिएटर्स की बात की जा रही है यहाँ पर। तो जितनी एमआरपी थी उससे ज्यादा डबल प्राइस पे आप बेच रहे हो, वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आएगा एंड केस किया जा सकता है। नाउ इसलिए अपन देखते हैं आजकल क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, एमआरपी फिक्स कर दी हर चीज की एंड मोस्टली वाटर बॉटल्स पे क्या कह दिया कि जो एमआरपी है उसी पे बेचना पड़ेगा। अगर सेम बॉटल एमआरपी 20 रुपीज, इवन इफ यू आर सर्विंग इट फ्रॉम द होटल यू हैव टू चार्ज 20 रुपीज ओनली। ज्यादा चार्ज करते हो तो आजकल होटल ने एक नया सिस्टम निकाल दिया, पैकेजिंग चेंज करवा दी, लेबल खुद क्या करवा दिया, स्पेशल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करा दिया, उस पे एमआरपी ही इन्फ्लेटेड आपने शो करी, एमआरपी ही 60 रुपए बता दी, तो अब वो चार्ज करने से उनको कोई भी मना नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट अगर एक्शन लेती है तो इंसान उसका गलत तरीका भी निकालना अच्छे से जानते हैं, जो अपन कर रहे हैं, बट दैट इज नॉट एट ऑल गुड। Deficiency must pertain to the performance in terms of quality, nature, and manner to be maintained or undertaken to be performed pursuant to a contract, that is Jaipur Metals and Electronics Limited versus Lakshmi Industries। यानी जो भी क्वालिटी या जो भी अश्योरेंस या मैनर आपने बताया था, अगर उसमें नहीं या उस तरीके से नहीं किया गया तो एक्शन लिया जा सकता है। फेलियर टू प्रोवाइड नर्सिंग एंड फाइनेंसिंग फैसिलिटी टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री which consequently became sick cannot be said constitute deficiency in service, as in matters of grant or withholding of further advances or insisting on margin money. Banks may exercise their discretion and act in accordance with the best judgment, taking into account various relevant factors. Special machines versus PNB। अगर कोई ग्रांट डोनेशन मिलना था एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को एंड लेटर ऑन अगर वो इंडस्ट्री जिस टर्म्स पे या जिस रीजन से उसको ग्रांट डोनेशन मिल रहा था उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही, तो वो बैंक का जजमेंट है किस तरीके से ग्रांट दिया जाना चाहिए या रोका जाना चाहिए। अब हुआ ये आपका ग्रांट रोका गया क्योंकि आप गलत काम कर रहे हैं एंड लेटर ऑन यू क्लेम इट ऑन द बैंक, ये डेफिशिएंसी इन सर्विस है, इनका काम था हमको ग्रांट के फॉर्म में पैसे देना, अब इन्होंने नहीं दिए तो ये इनकी गलती है जिस वजह से हमको नुकसान हुआ। तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपको वो पेमेंट कुछ स्पेशल टर्म्स के अंडर में मिल रहा था, वो टर्म्स पूरा नहीं कर रहे, तो दैट इज टोटली अप टू द बैंक टू स्टॉप और गिव यू मनी। Cancellation of train services by the railways due to disturbance involving violence has to safeguard the passenger as well as own property was held by a national commission as not constituting deficiency in service on the part of railways। दैनिक रेल यात्री संघ वर्सेस जनरल मैनेजर ऑफ नॉर्दर्न रेलवे। अब इसके अंदर ये आ जाता है कि आपने रेलवेज ने अगर एक ट्रेन का वी कैन से मूवमेंट रोका या ट्रेन को कैंसिल कर दिया बिकॉज सी अपन ने देखा फार्मर प्रोटेस्ट भी हुए काफी टाइम, काफी आंदोलन भी चलते हैं जिस वजह से लोग पटरियों पे बैठ जाते हैं या फिर लोग ट्रेन चलने से रोक देते हैं, तो उसके केस में अगर पैसेंजर को नुकसान हो सकता है। तो अगर ट्रेन कैंसिल की जाती है एंड वो रीजन है पैसेंजर की सेफ्टी एंड लेटर ऑन अगर पैसेंजर केस करना चाहते हैं रेलवेज में कि ये इन्होंने जो सर्विस प्रॉमिस करी थी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस वो ये ढंग से प्रोवाइड नहीं करी इन्होंने, तो हमको इनसे कंपेंसेशन चाहिए, वो आप क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि द ओनली रीजन वाज टू सेफगार्ड द पैसेंजर्स दैट वर ट्रैवलिंग। सो ये कुछ केसेस थे जहां पर अपन को समझ आया कि इस केस में आप केस कर सकते हैं इन द कंज्यूमर फोरम एंड कब कब आप एक्शन नहीं ले सकते इन द कंज्यूमर फोरम। तो ये होता है अपना एक और इंपॉर्टेंट वी कैन से लेक्चर और चैप्टर ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंप्लीट। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, टिल देन थैंक यू।